नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। करीब 15 दिन पहले कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 19 दिन के अंदर तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी। जोगी 2000 से 2003 के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, जिनका आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। करीब 15 दिन पहले ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट के बाद रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 19 दिन के अंदर तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी। बता दें कि जोगी 2000 से लेकर 2003 के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने लिखा है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी का निधन प्रदेश के लिए एक बड़ी राजनीतिक क्षति है। हम सभी प्रदेशवासियों की यादों में वो सदैव जीवित रहेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल अजीत जोगी के निधन पर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर चुके हैं। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इस दौरान कोई भी शासकीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी का निधन प्रदेश के लिए एक बड़ी राजनीतिक क्षति है। हम सभी प्रदेशवासियों की यादों में वो सदैव जीवित रहेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल अजीत जोगी के निधन पर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर चुके हैं। इन 3 दिनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इस दौरान कोई भी शासकीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के गुमशुदा होने के पोस्टर लगते ही सियासत गर्मा गई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गुमशुदगी के पोस्टर लगाने का आरोप पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत सिर्फ कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। विश्वास सारंग यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में गायब तो कांग्रेस के नेता हो गए हैं। इस समय कांग्रेस का कोई भी नेता जनता की सेवा करते हुए नहीं दिख रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी ने विश्वास सारंग के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गायब होने का पोस्टर कांग्रेस ने नहीं बल्कि जनता ने लगाया है। पीसी शर्मा ने कहा कि जिस समय प्रदेश की जनता को उनकी सख्त जरूरत थी उस समय वे गायब हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि जो भी इस पोस्टर के माध्यम से उनके गायब होने के बारे में पूछ रहे हैं वो सही पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पिछले 2 महीने से गायब हैं। इस दौरान साध्वी अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार भी नहीं गई। इसी को लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं और इसी के तहत उनके गुमशुदा होने के पोस्टर लग गए हैं और इन पोस्टर लगने के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गुमशुदगी के पोस्टर लगाने का आरोप पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी हरकत सिर्फ कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कोरोना के समय में गायब तो कांग्रेस के नेता हो गए हैं। इस समय कांग्रेस का कोई भी नेता जनता की सेवा करते हुए नहीं दिख रहा। वहीं उनके इस आरोपों को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गायब होने का पोस्टर कांग्रेस ने नहीं बल्कि जनता ने लगाया है। एक और मध्य प्रदेश की जनता जहां कोरोना की मार झेल रही है, वहीं प्रदेश के राजनेता भी अपनी राजनीति चमकाने में पीछे नहीं हैं। ग्वालियर और छिंदवाड़ा के बाद अब रतलाम में भी सांसद और विधायकों के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर को युवा कांग्रेस ने लगाया। पुलिस को जब इस बारे में पता चला तो पोस्टर को निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। पोस्टर युवा कांग्रेस ने लिखा कि जब पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है तब जनप्रतिनिधि एक बार भी जनता के बीच नहीं आए हैं। इन जनप्रतिनिधियों को तलाश करके लाने वाले को उचित पुरस्कार देने की बात इन पोस्टर्स में कही गई है। बता दें कि ये पोस्टर देर रात लगाए गए हैं। लगातार इस तरह की पोस्टरबाजी की राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। जैसा कि भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पोस्टर लगे, वहीं अब आपको बता दें कि रतलाम में भी सांसद और विधायकों की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स को युवा कांग्रेस ने लगाया है। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को हटाने की
कार्रवाई शुरू की गई। पोस्टर में युवा कांग्रेस ने लिखा है कि जब पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है, तब जनप्रतिनिधि एक बार भी जनता के बीच नहीं आए हैं। इन जनप्रतिनिधियों को तलाश करके लाने वालों को उचित पुरस्कार देने की बात भी इस पोस्टर में लिखी गई है। इन पोस्टर्स को देर रात लगाया गया है। तो राज्य में फिलहाल पोस्टर की राजनीति चल रही है। लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के नेताओं की तस्वीर चस्पा की जा रही है चौक चौराहों पर और उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि इन जनप्रतिनिधियों को तलाश करके लाने वाले को उचित पुरस्कार देने की घोषणाएं भी की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में मनरेगा के तहत के मजदूरों को काम नहीं मिलने को लेकर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते 100 दिन के बाद मजदूरों को कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए प्रदेश सरकार को श्रमिकों को योजना के अंतर्गत 50 दिन का अतिरिक्त काम दिया जाना चाहिए। तो ये मांग छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के द्वारा की गई है। उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और जिन्हें मिल रहा है उन्हें सिर्फ 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। तो हम मांग करते हैं कि उन्हें 50 दिन का अतिरिक्त काम भी दिया जाए। पूरे प्रदेश में जो मजदूर है मनरेगा में काम कर रहे हैं, लगभग प्रदेश में 23 से 25 लाख लोग काम कर रहे हैं। जिनके 100 दिन के कार्य पूरे हो गए हैं उनको घर में बैठा रहे हैं। अभी दूसरा कार्य प्रदेश में कुछ चल नहीं रहा है, केवल मनरेगा के भरोसे है। और ऐसे समय में केंद्र सरकार के द्वारा जो 100 दिन के इनको जॉब की गारंटी दी गई है, उनके पूरे हो जाने के बाद में वो श्रमिकों को दूसरा कार्य नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा 50 दिन का अतिरिक्त कार्य उनको दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राज्य सरकार के द्वारा 50 दिन के जॉब उनको अतिरिक्त दी गई थी। आज राज्य सरकार के द्वारा कोई राशि की मनरेगा में स्वीकृति नहीं की गई है और न ही किसी प्रकार के आदेश प्रसारित हुआ है। अतः यदि तत्काल इसमें आदेश नहीं करेंगे तो श्रमिक हमारे बेकार हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, उनके पास में दूसरा कार्य अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसलिए आज मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि अतिरिक्त 50 दिन के लिए तत्काल मनरेगा में कार्य स्वीकृत किया जाना चाहिए और तत्काल उसका आदेश जारी करें, जिससे गांव के मजदूरों को काम मिल सके और उनको रोजी रोटी की समस्या का सामना करना ना पड़े। अतः मुख्यमंत्री जी जितना जल्दी आदेश प्रसारित करेंगे हमारे मजदूरों को उतना लाभ मिलेगा और इसीलिए मैंने ये पत्र जारी किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी तत्काल 50 दिवस के कार्य का आदेश जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ के कसडौल में नगर पंचायत के मिनी माता कन्याशाला में क्वारंटीन किए गए प्रवासी मजदूरों ने नगर पंचायत के ऊपर गुणवत्ता विहीन भोजन परोसने का आरोप लगाया है। प्रवासी मजदूरों ने कहा है कि उन्हें परोसे गए खाने में कीड़े मिले हैं। वहीं इस पर कसडौल के एसडीएम टीसी अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कसडौल नगर पंचायत के सीएमओ को सूखा राशन क्वारंटीन सेंटर्स में देने का निर्देश दिया है। तो ये पूरा मामला कसडौल का है, जहां नगर पंचायत की मिनी माता कन्याशाला में क्वारंटीन किए गए प्रवासी मजदूरों ने नगर पंचायत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्वारंटीन में रह रहे प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उन्हें परोसे गए खाने में कीड़े मिले हैं। वहीं इस पर कसडौल के एसडीएम टीसी अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कसडौल नगर पंचायत के सीएमओ को सूखा राशन क्वारंटीन सेंटर्स में देने का निर्देश दिया। 10 बजे मैं जाता ही हूँ, शाम को भी जाता हूँ, तो वहाँ पे किसी ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन तहसीलदार को शायद शिकायत मिली थी। तहसीलदार वहाँ पर गया था, तो तहसीलदार का ये कहना है कि ये जो लोग हैं उनके पास कुछ रात में कुछ बासी रख दिए थे और उसमें बताड़ी जैसी कोई चीज़ उनको दिखी थी। तो इसलिए जो है अब सीएमओ को बोला गया कि भाई मजदूरों को जो है सूखा राशन दिया जाए और सूखा राशन से खुद बनाएं ताकि किसी प्रकार की शिकायत हो सके ना। मतलब क्वारंटीन सेंटर में उनके खाने की व्यवस्था खुद वो लोग अपना सूखा राशन के पश्चात लोग करेंगे। ऐसा सूखा राशन पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसमें व्यवस्था थोड़ी बिगड़ रही थी। तो सीएमओ का ये कहना था कि हम लोग जो है बना के देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रोज नए मजदूर आते हैं तो उनको खाना कई बार जो है रात में आते नहीं मिल पाता है। तो ये सब समस्या थी, तो सीएमओ ने अपनी व्यवस्था की थी, लेकिन हम लोग का निर्देश तो यही है कि सूखा चावल सबको दिया जाए। और सीएमओ
आज शाम से ही सूखा राशन की व्यवस्था करें। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इस्तीफे की झड़ी लगा दी है। 24 घंटे में रायपुर समेत रायगढ़ और सिम्स अस्पताल बिलासपुर में 172 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। ये सभी वेतन नहीं मिलने से और गलत तरीके से ड्यूटी लगाने और कोविड वार्ड में सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज हैं। डॉक्टर्स ने इसे लेकर कई बार परेशानी भी जाहिर की। इसके बावजूद उनकी मांगों को लेकर उन पर ध्यान नहीं दिया गया। रायपुर में उच्च अधिकारियों से भी जूनियर डॉक्टर्स ने मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके सामने रखी थी, मगर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बिलासपुर के 50 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद 42 और डॉक्टर्स ने दे दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि डीएमई के आदेश और सिम्स डीन के निर्देश पर इंटर्नशिप पूरा करने के बाद उन्हें बतौर जूनियर रेजिडेंट पदस्थ किया गया था। कोरोना महामारी के मद्देनजर जरूरत पड़ी तो वे मार्च में इंटर्नशिप पूरा होने के बावजूद पिछले 2 महीनों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जान जोखिम में डालकर वो सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर्स ने ग्रामीण सेवा अवधि को भी इसी में जोड़ने की मांग की है। तो कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने इस्तीफे की झड़ी लगा दी है। 24 घंटे में रायपुर समेत रायगढ़ और सिम्स बिलासपुर से 172 डॉक्टर अपना इस्तीफा दे चुके हैं। ये सभी डॉक्टर्स वेतन नहीं मिलने, गलत तरीके से ड्यूटी लगाने और कोविड वार्ड में सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज हैं। डॉक्टर्स ने इसे लेकर कई बार अपनी परेशानियां अपने उच्च अधिकारियों से भी जाहिर की, बावजूद इसके उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक बिलासपुर से हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। एक के बाद एक कई डॉक्टर्स अपने इस्तीफे दे रहे हैं, क्या अभी भी स्वास्थ्य विभाग इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैम। अभिषेक, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहती हूँ। 172 डॉक्टर अपना इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बावजूद भी इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, आखिर क्यों? जी, यहाँ सिम्स के डॉक्टरों ने, जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया अपना जिला प्रशासन के पास, और इनकी मांगों को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अपना सामूहिक इस्तीफा दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में खंडवा के नए कलेक्टर अनय द्विवेदी पदभार संभालते ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने और क्वारंटीन सेंटर्स में रुके लोगों की उचित सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।
देखिए, जो नई व्यवस्था है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के जो हमारे यहाँ पे स्टाफ कार्यरत है खंडवा जिले में, हमारे यहाँ 3 रिजॉर्ट हैं। उन 3 रिजॉर्ट के स्टाफ, क्योंकि अभी उनके पास में कोई काम नहीं है और सरकारी उपक्रम है, इसलिए हमने उनको ऑर्डर दिया है कि इस नई व्यवस्था के अंतर्गत वो जो पेशेंट्स और डॉक्टर्स और जो हमारे नर्सेज जो क्वारंटीन हैं उनके लिए वो स्वादिष्ट और अच्छा भोजन प्रदान करें। इस व्यवस्था में एक और अन्य बिंदु जोड़ा गया है कि यदि किसी भी पेशेंट को कोई अन्य वस्तु या व्यंजन खाना है, वो उसके लिए अलग से भी पूर्व में बता सकेगा और एमपी टूरिज्म उसको प्रदान करेगा शुल्क के साथ, और उसके लिए नो कॉन्टैक्ट पेमेंट और अन्य ऐप्स के माध्यम से भी पेमेंट एमपी टूरिज्म में किया जा सकता है। सर, कुछ लोग योगा भी अंदर ही कर रहे हैं, उनके लिए वो मनोरंजन के साधन भी जुटाए गए हैं, किस तरह से उनको एक अलग माहौल देने की कोशिश की जाए? देखिए, मैंने पेशेंट के फीडबैक के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया है। उसमें एक प्रारूप में हर पेशेंट से हम सुबह और शाम 5-5 पेशेंट से बात करते हैं। हमारी डिप्टी कलेक्टर जो हैं वो डेप्यूटेड हैं और वो उनसे वीडियो कॉल पेशेंट से करते हैं। इसमें कोई भी बीच का अस्पताल के प्रबंधन या अन्य कोई शासकीय सेवक से कोई उसका संपर्क नहीं है, सीधा हमारे डिप्टी कलेक्टर और पेशेंट के बीच में बात होती है। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा के पखाजूर क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता पंकज साहा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। युवा नेता पंकज साहा ने कहा कि हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, लेकिन किसान और मजदूर की दशा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सरकार इनकी आर्थिक सहायता करे। सरकार मजदूर, व्यापारी, किसान के खातों में तत्काल 10,000 रुपए और 6 महीनों के राशन के अलावा प्रति माह 6 से 7,000 रुपए सभी मजदूरों और किसानों के खातों में डालने की कोशिश करे। वहीं प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आ रहे मजदूर जो कि दर-बदर पेट में भूख और पैर में छाले लिए भटक रहे हैं, ऐसी लाचारी के समय में मजदूरों के सहयोग की काफी ज्यादा जरूरत है। आज लगभग 2 महीना होने जा रहा है कोरोना महामारी से सभी देशवासी जूझ रहे हैं। आज आप लोग का समक्ष में मैं कुछ कहना चाहता हूं और मोदी सरकार से मैं मांग करता हूं। दूर दराज से मजदूर, दिहाड़ मजदूर, किसान, छोटे छोटे व्यापारी सब परेशान हैं। इस राज्यों से उस राज्यों से पैदल के अपने घर परिवार में आ रहे, जिसको देखते हुए आप और हम सभी समझ सकता हूँ कि मजदूर कितनी संकट में है। इस संकट के घड़ी में मैं मोदी सरकार से मांग करता हूँ, दिहाड़ी मजदूर के खाते में 10,000 रुपया तत्काल सहायता राशि। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला के जंगलों में वृक्षों की अवैध रूप से कटाई की जा रही है और वन संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं वन विभाग, अमला और स्थानीय प्रशासन भी इसकी रोकथाम करने में असफल दिखाई दे रहा है। एएनबी न्यूज के संवाददाता अविनाश चंद्र ने मौके पर जाकर स्थितियों का जायजा लिया। आप देख रहे हैं, अभी हम कोरिया जिला के अंतर्गत में आने वाला क्षेत्र जो कोरिया कॉलरी कहलाता है वहाँ पे है। ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये पूरे नीलगिरी के वृक्ष हैं जो कि वन विभाग और स्थानीय नगर पालिक निगम के सानिध्य में इसको लगाया गया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े बड़े वृक्ष जो हो चुके हैं ये कहीं ना कहीं जंगल विभाग और स्थानीय प्रशासन के लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े और मोटे मोटे वृक्षों को काटा जा रहा है और उन लकड़ियों की तस्करी की जा रही है। जब इस मसले पर यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन से इस बारे में बात करना चाहा जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपना पलड़ा झाड़ते नजर आते हैं। साथ ही एक बात मैं और आपको बता दूंगा कि मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि आप हमारे इधर दिखाएंगे। यहाँ पर जो आप इस क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे बड़े मोटे मोटे वृक्षों को धड़ल्ले के साथ में डेली कटाई की जा रही है। साथ ही जब वन विभाग के आला अधिकारियों से इस पर सवाल जवाब तलब किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो जवाब देने से नानुकुर करते हैं। इस प्रकार से शासन के द्वारा लगाए गए इन वृक्षों का दोहन हो रहा है। एएनबी न्यूज के लिए कोरिया से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों को खोलने की अनुमति दी गई थी। इसी के चलते उज्जैन के एडिशनल कलेक्टर ने उचित दूरी को ध्यान में रखते हुए मेघदूत रिजॉर्ट को खोलने की अनुमति जारी कर दी। अनुमति जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर जब इसका विरोध हुआ तो जिला कलेक्टर ने आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया। दरअसल केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। उसी गाइडलाइन के अनुसार ढाबों को निश्चित दूरी पर खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में नौतपा के चौथे दिन गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। नौतपा के तीसरे दिन प्रदेश के कई इलाकों में बारिश पड़ने से मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। सबसे ज्यादा तपने वाले बुंदेलखंड, विंध्य और चंबल के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि जहां पहले राजधानी भोपाल में तापमान लगातार 44 डिग्री बना हुआ था, वह भी अब 43 डिग्री ही बना रहा। 28 मई गुरुवार को प्रदेश के केवल 4 जिलों नरसिंहपुर, दमोह, खरगोन, सीधी में ही लू चली, जिसमें नरसिंहपुर के अलावा कहीं भी तापमान 45 डिग्री के ऊपर नहीं पहुंचा। मौसम विभाग की माने तो 29 मई से 1 जून तक मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ठंडी हवा चलने और बारिश पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन में बाजारों के खुलते ही क्या कुछ स्थिति रहती है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल करने का दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में 10,000 अतिरिक्त बेड कोविड-19 के पेशेंट के लिए रखे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर इन मरीजों को उपचार मिल सके। दरअसल कोरोना महामारी का इंदौर हॉटस्पॉट बना है, जहां पर वर्तमान में 3300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मौजूद हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी करीब 129 तक पहुंच गया है। इन सब के बीच 31 मई के बाद इंदौर के कुछ क्षेत्रों को खोले जाने की बात सामने आ रही है। इस दौरान अगर संक्रमण तेजी से फैलता है तो प्रशासन 10,000 लोगों के इलाज के प्रबंध में जुटा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तर्ज पर इंदौर में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, वह आने वाले दिनों में एक विकराल रूप ले सकती है। हालांकि अभी औसत 80 मरीज कोरोना के सामने रोजाना आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में चिकित्सा विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। अगर लोगों ने करीब 10,000 से अधिक बेड की व्यवस्था करके रखी है कि कभी आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग तैयारी करके रखें। अच्छा, आपने कहा था कि चेन तो तोड़ दी गई थी, लेकिन सर ये फिर क्यों आ रहे हैं, कैसे इतने सामने? चेन तोड़ने से मेरा तात्पर्य है कि ये उस परिवार से हटके अन्य लोगों तक नहीं संक्रमण पहुँचे, यानी कि समुदाय में ना पहुँचे। एक परिवार में जो लोग थे वो आपस में संक्रमित कर सकते हैं, और उनका संक्रमण रोकने के लिए हमने उन लोगों को क्वारंटाइन किया है। और क्वारंटाइन के पूर्व में यदि उन्होंने संक्रमण कर दिया हो तो वो व्यक्ति अभी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला के धनोरा थाना क्षेत्र में मैं आर्म्स एम्यूनेशन के साथ सड़क निरीक्षण और क्वारंटीन सेंटर्स में चेकिंग के लिए रवाना हुए थे। वहीं चेकिंग के बाद वापस आ रहे थे कि हाट चपई जंगल के पास नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को जान से मारने और हथियार लूटने की नीयत से फायरिंग कर दी, और आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे नक्सली जंगल की ओर भाग गए। पुलिस पार्टी ने फायरिंग रुकने के बाद घटनास्थल की सर्चिंग करने पर स्टील का गंज, प्लास्टिक जर्किन, टेंट, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित्य और अन्य दैनिक उपयोगी की सामग्री को बरामद किया गया। हाट चप्पे में नक्सली हमला हुआ, क्या है पूरी मामला? कल ग्राम बाड़ा गांव, ओड़ा गांव और फुंडेर क्षेत्र की क्वारंटाइन सेंटर में चेक करने के लिए थाना धनोरा के थाना प्रभारी के अपने बल के साथ गए हुए थे, और वहाँ पे बाड़ा गांव क्षेत्र में मर्ग जांच भी थी। तो कार्य करने के पश्चात वो रूट चेंज करते हुए हाट चपई तुर्की से वापस होते हुए धनोरा की ओर वापस आ रहे थे। तब रास्ते में कुछ नक्सलियों के द्वारा उन पर गोली चलाई गई थी, और उस आवाज़ से तुरंत पोजीशन लेकर उस पर कार्रवाई, जवाबी रक्षात्मक कार्रवाई की गई है, और जिसमें किसी के हताहत होने की अभी तक सूचना नहीं मिली है, और न हमारे पुलिस जवान इसमें हताहत हुए हैं। और उसके पश्चात घटनास्थल निरीक्षण और सर्चिंग में कुछ सामान, जो दैनिक उपयोगी सामान, बंडी और उनके गंज और कुछ अन्य सामान, दैनिक उपयोगी सामान उसमें मिले हैं, और एक बैटरी भी उसमें मिली है, जो कि सेट की हो सकती है।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की पुलिस ने झीरम घाटी हमले के 7 साल बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा के अंगरक्षक से लूटे गए हथियार को नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद बरामद किया है। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि जिले की पुलिस ने नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद झीरम घाटी हमले के दौरान लूटे गए और वर्ष 2006 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से लूटे गए हथियार को बरामद किया है। नक्सलियों ने झीरम घाटी हमले के दौरान महेंद्र कर्मा के अंगरक्षक से AK-47 और वर्ष 2006 में CISF के जवानों से SLR राइफल लूटा था। जैसा कि सभी लोग आप लोग जानते हैं कि 7 मई को एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था परदोनी विलेज में मानपुर में। उसमें जो 4 वेपन रिकवर हुए थे उसमें से एक AK-47 था, एक SLR थी और 2 315 बोर की राइफल थी। उसका हम लोगों ने अपने सेंट्रल आर्मरी सेक्शन से जब डिटेल मांगी और उसका विवरण आया कल हमारे पास, तो उसमें उन्होंने उसको झीरम घाटी से जोड़ के बताया। फिर हमने जगदलपुर से उस वेपन की डिटेल और मांगी कि ये झीरम हमले में ये वेपन गायब था, किसके पास था। तो वहाँ से हमको डिटेल पता चली कि ये APC थे जो महेंद्र कर्मा के PSO टीम में थे, उनके पास ये वेपन था, सियाराम करके नाम था। तो फिर पूरी डिटेल हमें पता चली कि ये झीरम हमले में गायब हुई वेपन है और जो महेंद्र कर्मा जी के PSO थे उनके पास था। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के विकासखंड के ग्राम सिलाजू में हृदय विदारक घटना में 2 मासूम बहनों समेत 3 बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। वहीं घटना की सूचना पर SDOP नितेश गौतम और रामचंद्रपुर थाना प्रभारी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मिली जानकारी के मुताबिक 5 बच्चे घर के नजदीक डबरी में नहाने गए थे, जिसमें से 2 सगी बहनों समेत एक अन्य बच्ची नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए, जहां तीनों डूब गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।